a solid cube, a solid cube of mass 5 kg, a solid cube of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface in xy plane, is placed on a rough horizontal surface in xy plane. Which of the following is true? Which of the following is true? पहला है block starts sleeping, block starts sleeping over the surface, block starts sleeping over the surface. दूसरा है friction force on the cube, friction force on the cube by the surface is 10 Newton. Friction force on the cube by the surface is 10 Newton. Next है friction force acts in xy plane, friction force acts in xy plane at an angle 127 degree with the positive x axis, 127 degree with the positive x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. और लास्ट है the contact force on the cube is 10 root 10 Newton. Contact force on the cube is 10 root 10 Newton. एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है. क्या आदित्य, बहुत दिन बाद, बिना मास्क का तो हमको लगा कि कौन है. क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, इतना लिख लो ना, सीधे लिखो फाइंड फ्रिक्शन, क्वेश्चन खत्म. फाइंड फ्रिक्शन, बाकी डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. तो रफ सरफेस कौन सा है? एक्स वाई प्लेन. तो हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन इज द रफ सरफेस, है ना. तो चेक करो स्लाइड करेगा कि नहीं.
नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? मास कितना है? 5 है ना? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? 30 न्यूटन। देखो 3D फिगर है, डायग्राम को समझना। जेड है वर्टिकल डायरेक्शन, जेड इज वर्टिकल डायरेक्शन, एक्स तुम्हारे तरफ है इस तरह करके, और वाई जो है वो राइट साइड है। तो एक्स और वाई दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। कौन लगाएगा? ये वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस। mg का अगर बात करोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस फोर्स को ध्यान से देखो, यही एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसका 3 कंपोनेंट है। तो 6 लग रहा है x के तरफ, तो उसको ऐसे सोचो। 8 लग रहा है y के तरफ, और 20 लग रहा है z के तरफ। देख लेना, कहानी इस तरह से है। ऐसे सरफेस है, ठीक ना। इधर लग रहा है 6 न्यूटन, राइट साइड लग रहा है 8 न्यूटन, और ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन। तो सोचो अगर इस सरफेस पे कोई चीज़ रखा हुआ हो तो किधर फोर्स बैलेंस होगा? वर्टिकल में। तो वर्टिकल में जब फोर्स बैलेंस करोगे तो नॉर्मल आएगा 30 न्यूटन, ठीक है ना। अब ये पता करो कि इस प्लेन में नेट फोर्स कितना है, क्योंकि जो ब्लॉक है ना इसी प्लेन पे चलेगा। देखो अगर तुम फोर्स ऐसे लगाता तो इसका टेंडेंसी राइट जाने का होता, अगर तुम फोर्स इधर से लगाता तो इसका टेंडेंसी तुम्हारे तरफ जाने का होता। अब क्या है कि तुम ऐसे लगा दिया 8 और एक ऐसे लगा दिया 6, इसका टेंडेंसी अब एंगल पे जाने का होगा। तो अगर टॉप व्यू में बात करें, टॉप व्यू में तो देखो 8 इधर है, 6 इधर है, नेट फोर्स इधर आ गया है ना। ये एंगल कितना होगा? 37। तो नेट जो फोर्स है ना वो इधर है, देख लो। मतलब इसका टेंडेंसी ना राइट जाने का है ना तुम्हारे तरफ जाने का है, इसका टेंडेंसी कुछ ऐसे चलने का है। मतलब ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो सोचो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसी के अपोजिट। तो अगर ये 10 लिमिटिंग से बड़ा हुआ तभी ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, है ना। तो लिमिटिंग देख लो, तो 0.4 इंटू 30। तो मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। तो जब मूव नहीं करेगा तो फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा? वही लगेगा जो तुम इधर लगा रहे थे, ठीक ना। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ देखो। बी और डी दिया है, बी और डी। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स किसको बोलता है? फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट, ठीक है। तो नॉर्मल है 30, फ्रिक्शन है 10, उसका रिजल्टेंट इज कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलेगा तब समझना नॉर्मल रिएक्शन, और सिर्फ कांटेक्ट फोर्स बोलेगा मतलब रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो बी और डी करेक्ट दिया है, आ रहा है ना। ठीक, मान लो कुछ ऐसे दे देता, ये मान लो एक सरफेस है, तो ये हम ले रहे हैं वर्टिकल रफ सरफेस। तो इस सरफेस के कांटेक्ट में मान लो एक ब्लॉक है,
ये ब्लॉक है इन कांटेक्ट विद द रफ वर्टिकल सरफेस। इधर से मान लो तुम लगाया 80 न्यूटन, ठीक। मास मान लो दिया हुआ है 6 kg। फिर एक फोर्स तुम ऐसे लगाया, ऐसे, ये मान लो 200 न्यूटन। म्यू मान लो दे दिया 0.8। तो देखो 80 न्यूटन भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 200 न्यूटन भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो हम दो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। और रफ सरफेस जो है ना वो देखो ऐसे करके है, इसी के कांटेक्ट में है कौन, ब्लॉक। तो सोचो तो वो वाला 80 न्यूटन कैसे लग रहा है। अगर मान लो ऐसे करके ये ब्लॉक हो और ये सरफेस हो, तो 80 न्यूटन कैसे लग रहा है, इधर से ऐसे। तो तुम्हारे तरफ से हॉरिजॉन्टली इनटू द बोर्ड प्लेन। और 200 न्यूटन किधर लग रहा है, वो इधर से। तो 200 हॉरिजॉन्टली ऐसे, और जो 80 दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे। ग्रेविटी वर्क करेगा, पता करो तो चलेगा कि नहीं। विल द ब्लॉक स्लाइड, नहीं चलेगा, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। नेट फोर्स देखा जाता है पैरेलल टू सरफेस। देखना पैरेलल टू सरफेस अगर बात करोगे तो दो गो फोर्स लग रहा है। mg किधर लगेगा, नीचे। कितना, 60 न्यूटन। तो देखो एलोंग द सरफेस एक ये वाला है 60 और एक ये वाला 80, ये ना कहानी है। और तीसरा जो फोर्स है वो अगर देखोगे तो ऐसे लग रहा है। इधर कौन सा फोर्स है, 60, ऐसे नहीं, ऐसे लग रहा है 80। पाला ही बजने लगता है। और 200 न्यूटन जो है, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया, और 200 न्यूटन इधर से है ऐसे ही ना है। रेड मार्कर के लॉन्ग 200, ब्लू मार्कर के लॉन्ग 60 और ब्लैक मार्कर के लॉन्ग 80। तो तुम पहले देखो फोर्स इन दिस प्लेन, तो दो गो है, उसका रिजल्टेंट वो किधर आएगा, कुछ ऐसे नहीं। तो यही जो फोर्स है ना अलोंग द रेड मार्कर, यही ड्राइव करना चाहेगा। और नॉर्मल कैसे आएगा, तो नॉर्मल जो होगा वो इधर से कुछ ऐसे लग रहा होगा। इसका वैल्यू किसके बराबर, 200। तो लिमिटिंग निकाल लो 160। देखो सरफेस ये है, मतलब ये वाला प्लेन, इसी प्लेन में नेट फोर्स देखना होगा। अब इसी प्लेन में देख लो 60 नीचे है और 80 तुम्हारा इधर से है। वहाँ भी तुम ध्यान से देखो, सरफेस ये था, इसीलिए हम एक फोर्स लिए 8 वाला, दूसरा फोर्स लिए 6 वाला, उसी का रिजल्टेंट उसको ड्राइव करेगा। लॉज ऑफ मोशन का ही बेसिक नियम है, ऑलवेज लुक फॉर द नेट फोर्स इन द प्लेन ऑफ, या बोलो इन द प्लेन ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के ही प्लेन में हमेशा नेट फोर्स देखते हैं। अगर वो लिमिटिंग से बड़ा हुआ तभी मूव करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया,
100, लिमिटिंग कितना है 160, इसलिए मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, लिखो नेक्स्ट। Three identical blocks are given initial velocities as shown. Assume friction to be same for each surface. Friction to be the same for each surface. All are brought to rest by friction such that all move the same distance. Relate V1, V2 and V3, या रिलेट छोड़ के लिख दो रैंक V1, V2 एंड V3। रैंक RANK, रैंक V1, V2 एंड V3। रैंक का मतलब क्या हुआ, कौन सबसे बड़ा, फिर कौन उससे छोटा, फिर कौन सबसे छोटा। ठीक ना, तो सिर्फ कंपेयर करना है V1, V2 और V3 को कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। हाँ क्या चीज, हाँ बात करो। देखना फ्रिक्शन सेम बोला है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं। ठीक ना, फ्रिक्शन सेम मतलब म्यू सेम नहीं, म्यू इंटू नॉर्मल सेम है। अब म्यू अलग अलग हो सकता है, नॉर्मल भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन जो होता है म्यू इंटू एन वो सेम लेना है। तो म्यू पे जाओ ही मत, सीधे एफ मान लो और उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। कौन सबसे बड़ा आ रहा है, तो 3 और 2 बराबर, सबसे छोटा V1, V3 बराबर, अच्छा बीच में। ठीक, इसमें फ्रिक्शन किधर, लेफ्ट, इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट टू वेलोसिटी। तो इसमें अगर देखेगा तो इसका रिटार्डेशन होगा F/m, है ना। इसमें देखेगा तो mg भी कंसिडर कर लेना। तो इसका जो रिटार्डेशन होगा वो होगा F +
जी साइन थीटा बाई एम। फोर्स बाई मास कर रहे हैं। इसमें अगर देखिएगा एम जी का कंपोनेंट इधर, और इसमें अगर रिटार्डेशन देखा जाए तो एफ बाई एम माइनस जी साइन थीटा ही ना होगा। सेम डिस्टेंस तीनों में ट्रेवल किया है, इक्वेशन में बोला हुआ है। ठीक है, इक्वेशन अगर लिखोगे तो देखो ऐसे लिखोगे, एल मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसमें लिखोगे तो ऐसे आएगा। ठीक, उसी तरह इसमें करोगे तो ये आएगा। मतलब v1 स्क्वायर इज 2a1l, v2 स्क्वायर इज 2a2l। किसमें एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है? 2 में, इसीलिए उसका वाला स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, इनिशियल स्पीड। क्योंकि देख लो सब में आया इनिशियल स्पीड का स्क्वायर इज ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ, तो 12 तो फिक्स ही है सब में। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा इनिशियल स्पीड। सबसे कम एक्सेलरेशन किस में? थर्ड में, तो सबसे कम इनिशियल स्पीड भी थर्ड में। तो आ गया 3 सबसे छोटा, फिर 1 बीच में, और v2 सबसे बड़ा। ठीक ना? नेक्स्ट लिखो, द इनिशियल सिचुएशन इज एज सोन। द इनिशियल सिचुएशन इज एज सोन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? पहला है इनिशियली force F and friction will act in same direction. दूसरा है object comes to rest for a moment, and after that its motion is accelerating in the direction of F. तीसरा है ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट फाइनली। चौथा है मैग्नीट्यूड ऑफ rate of change of speed when it is moving to the right is same as when it is moving to the left.
तीसरा में क्या लिखा है? एंड कम्स को काट के लिख दो रिमेन्स। ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन एंड रिमेन्स एट रेस्ट फाइनली। फर्स्ट था इनिशियली फोर्स एफ एंड फ्रिक्शन विल एक्ट इन सेम डायरेक्शन। और ये देखो डायग्राम दिया है, एफ एक्सटर्नल फोर्स है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, और एफ को हमेशा लगाते रहना है। तो एफ हमेशा लगेगा जो लिमिटिंग से बड़ा होगा। इनिशियल स्पीड राइट साइड है। हाँ, स्पीड इनिशियल वाला राइट साइड है। फोर्स एफ विल कीप ऑन एक्टिंग। ए और बी, हाँ ठीक है, ए एंड बी आर करेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट उधर मूव करता है जिधर फोर्स होता है कि जिधर वेलोसिटी होता है? जिधर वेलोसिटी होता है। ये शुरू में किधर जाएगा? राइट साइड। अच्छा, फ्रिक्शन किधर लगेगा शुरू में? अपोजिट टू वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी जब भी होगा तो विदाउट एनी डाउट फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, ठीक ना? इसका मतलब फ्रिक्शन शुरू में इधर लगेगा। तो ये एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्ड? दोनों फोर्स लेफ्ट के तरफ, ठीक है। मतलब कभी ना कभी जाके रुकेगा नहीं। देखो जब रुकेगा ना उस समय भी ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर लिमिटिंग बड़ा हुआ इस वाले फोर्स से, तब तो यहाँ परमानेंट रुक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में डाटा जैसा दिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन छोटा है, इसीलिए ये अब भागना शुरू करेगा किधर? लेफ्ट की तरफ। और फिर इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? डी ऑप्शन में भी कुछ बोला था। डी में बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड किसको बोलेंगे? एक्सेलरेशन। उसका मैग्नीट्यूड देखना, ठीक ना। तो जब वो राइट जाएगा तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड विल बी सम बाई मास, और जब लेफ्ट जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी एफ माइनस दिस बाई मास। मतलब जब ये राइट जा रहा था तब उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन को बोलता है, उसका मैग्नीट्यूड बोल दिया है क्वेश्चन में। तो एक्सेलरेशन निकाल लो, देखो किस में सेम है या कौन सा ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन पहला केस में देखो ज़्यादा है, हाँ, F प्लस एफ बाई एम। और दूसरा में देखो एक्सेलरेशन क्या है? F माइनस एफ बाई एम, वो कम हो गया।
नेक्स्ट लिखो। इनिशियली both blocks start from rest. Which of the following are true? पहला है acceleration of block A is 1 meter per second square. 1 meter per second square. दूसरा है acceleration of block B is 3 meter per second square. 3 meter per second square. तीसरा है टाइम टेकन for the front face of A, time taken for the front face of A to align with the front face of B, to align with the front face of B is 0.2 second. is 0.2 सेकेंड. और चौथा है सेम चीज लिख दो, लास्ट में कर दो 0.5 सेकेंड. सेम रहेगा स्टेटमेंट एज दैट इन सी, लास्ट में कर दो 0.5 सेकेंड. ए स्लिप करेगा कि नहीं बी पे, ये पता करो. तो 2 ब्लॉक सिस्टम में रिलेटिव स्लिपिंग पता करना होता है, क्योंकि अगर स्लिपिंग नहीं हुआ तब तो ए का फ्रंट फेस कभी भी बी के फ्रंट के साथ अलाइन नहीं हो पाएगा, है ना. तो साथ चल रहा है कि अलग अलग? हाँ, अलग अलग चलेगा. तो देखो वो चेक करने के लिए हम लोग फ्रिक्शन में सीखे थे, बी के ऊपर ही है, लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है. मतलब ए फाइनली यहां पहुंच जाए, ऐसे देखो, ए का फ्रंट और बी का फ्रंट, ठीक ना.
अभी देखो क्या है, ए का फ्रंट यहाँ है, बी का फ्रंट यहाँ है, तो ए और बी दोनों का फ्रंट अलाइन कर जाए, मतलब ये चीज़ बोल रहा है। तो मान लेते हैं ना कि एक साथ चलेगा, तो अगर एक साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, ठीक ना। इस पूरे पे नेट फोर्स कितना हुआ, 5 न्यूटन। तो बोलेंगे 5 इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर दोनों साथ में चला तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन ये जब बोलते हो ना कि दोनों साथ में चलेगा, तो ये तुम एज्यूम करते हो, ठीक है। और जब भी तुम बोले कि दोनों साथ में चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी नो रिलेटिव स्लीपिंग। और जब भी बोलोगे कि देयर इज नो रिलेटिव स्लीपिंग, तो उसका मतलब है कि फ्रिक्शन मस्ट बी स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक। तो अगर ये मान के फ्रिक्शन स्टैटिक आ गया, तब मेरा एजम्पशन सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब ना दोनों का एफबीडी अलग अलग कर दो। तीन एफबीडी होगा, ठीक है। इसका भी एक्सेलरेशन ए है और इसका भी एक्सेलरेशन ए है। या तो इससे इक्वेशन लिख दो या तो इससे इक्वेशन लिख दो। तो मान लो हम इससे लिखते हैं, तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके लिए लिख दिए। ए को पुट कर दो, ये आ गया 10/3। मतलब दोनों अगर साथ में चलेगा तो फ्रिक्शन बिटवीन देम 10/3 आ रहा है। तो अगर ये स्टैटिक हुआ तब तो जो जो कैलकुलेशन किए वो सब सही है, और नहीं तो फिर सब गलत है। तो पता करो यहां लिमिटिंग कितना है, 2 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 2 से बड़ा हो गया। स्टैटिक का खूबी है लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये एजम्पशन क्या है, सब हटाओ, ये जितना काम किए सब गलत हो गया। लेकिन एक चीज पता चल गया कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, और ये भी पता चल गया कि देयर विल बी स्लीपिंग बिटवीन देम। और इफ देयर इज स्लीपिंग बिटवीन देम, तो ये भी पता चल गया कि फ्रिक्शन मस्ट बी काइनेटिक इन नेचर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मान के दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 2 न्यूटन, ऐसे ना। तो सोचो इसका एक्सेलरेशन कितना आया, तो ये आ गया 3, इसका 1। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 3 और 1 होगा। तो कौन कौन ऑप्शन हुआ, ए और बी तो नहीं दिया है, सी दिया है। सी चेक करो, आ रहा है ना। अच्छा, ए कितना चलेगा, तो ये वाला डायग्राम मिल जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। मतलब डिस्प्लेसमेंट ए का बी के रिस्पेक्ट में जब 4 मीटर राइट होगा, तब बोलेंगे ये डायग्राम बनेगा। तब देख लेना डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में है, तो फिर हम देखो इसको ऐसे लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ ए ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सोचो ए का एक्सिलरेशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2। तो ए का एक्सिलरेशन बी के रिस्पेक्ट में 2, इसके जगह 2 डालना, ठीक ना। तो जो तुम स्टेटमेंट दिए ए विल मूव 4 सेंटीमीटर, दैट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू बी।
अच्छा ध्यान रखना सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर दो, क्योंकि 4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन दिया है, मतलब टाइम 0.2 आना चाहिए। ठीक, इसी में एक लाइन लिखो, ऑल्सो फाइंड द नेट वर्क डन, also find the net work done by friction till the time as stated in option C, till the time as stated in option C। फ्रिक्शन का नेट वर्क डन, अच्छा ये तो जानते होगे कि वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक ना। कुछ नहीं बोला है, मतलब वर्क डन किस फ्रेम में निकालना है, ग्राउंड फ्रेम में। तो फ्रिक्शन देखो काइनेटिक लग रहा है ए पे भी और बी पे भी, तुमको दोनों का वर्क डन ग्राउंड फ्रेम में निकालना है और ऐड करना है। सबसे आसान तरीका क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। देखो एक तो बेसिक तरीका है, काइनेटिक फ्रिक्शन पता है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ग्राउंड फ्रेम में और फिर F डॉट एस कर दो, वो हो गया बेसिक तरीका। और एक और तरीका है जो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से सोच सकते हो। अगर हमको दोनों ब्लॉक का फाइनल स्पीड पता हो, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक बात हमको बताओ, आज पागल हो गया लग रहा नहीं, यहां नेट वर्क डन सिर्फ फ्रिक्शन का ही क्यों होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में याद होगा नेट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन में फ्रिक्शन का ही वर्क डन क्यों होगा और किसी फोर्स का क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखो नॉर्मल ऊपर नीचे लग रहा होगा, नहीं जैसे बी पे बात करोगे तो एक नीचे नॉर्मल एक ऊपर नॉर्मल, ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ होगा वो राइट साइड हुआ होगा। तो नॉर्मल एंड ग्रेविटी आर वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसीलिए नेट वर्क डन में सिर्फ फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो देखो बेसिक से ऐसे करेंगे, ए का अगर बात करें तो फ्रिक्शन इधर है, पता करो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ग्राउंड फ्रेम में, उतना ही देर में, समय कितना आया था 0.2। देखना ये एक्सेलरेशन है ग्राउंड फ्रेम में, तो हम लिखेंगे ut प्लस हाफ AT² होगा। अब बोलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 2 इंटू SA और एक माइनस लगा दो। माइनस क्यों, उल्टा है। फिर सोचो बी पे, तो बी पे फ्रिक्शन इधर
इसका डिस्प्लेसमेंट पता करो ग्राउंड फ्रेम में, तो लिखेंगे ut प्लस हाफ AT²। और यहां अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन का बात करोगे तो 2 इंटू SB होगा। अब दोनों को ऐड करो, वो एक क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा तरीका है, दोनों का फाइनल स्पीड पता कर लो, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वही टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी योर आंसर। ओ अच्छा अच्छा, 5 लग रहा है, नहीं तब यही ठीक है। हाँ फिर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, देखना 5 न्यूटन भी लग रहा है, तो फिर ऐसे लिखेंगे 5 ऐसे, 5 का वर्क डन, फिर W नेट बाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर ऐसे लिखना होगा, ये हो गया 5 न्यूटन का वर्क डन अलग से, ये दोनों फ्रिक्शन मिला के नेट वर्क डन, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तब तो वही बढ़िया है, हमको 5 नहीं दिख रहा था ठीक। देखो कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में एक स्टेटमेंट मिलेगा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज 0। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज 0, गलत है। वो यहां देखो क्लियर दिख रहा है, तुम सिस्टम ए और बी को मिला के माना, जब तुम नेट वर्क डन निकालेगा ना फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी और फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, वो नेट वर्क डन 0 नहीं आएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, सिर्फ काइनेटिक है इसलिए नॉन जीरो आ रहा है ऐसा नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन भी अगर होता ना तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन ए और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन बी, वो मिला के नॉन जीरो आता है। इंटरनल में सिर्फ 2 ही फोर्स है जिसका वर्क डन हमेशा 0 होगा। कौन कौन? अगर ग्रेविटी लोगे तो 3 गो हो गया, नॉर्मल, ग्रेविटी और टेंशन। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी। और फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का वर्क डन हमेशा नॉन जीरो आएगा। ये हम एक्शन रिएक्शन पेयर का बात कर रहे हैं। तो एक्शन का वर्क डन प्लस रिएक्शन का वर्क डन वो नॉन जीरो होता है अगर एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर फ्रिक्शनल फोर्सेज। ठीक ना? नेक्स्ट लिखो। Find the coefficient of friction if acceleration of the bigger block is g by 10 after the system is released from rest, is g by 10 after the system is released from rest.
किधर जाएगा बड़ा वाला छोड़ने के बाद? राइट साइड, क्योंकि छोटा वाला नीचे आने की कोशिश करेगा, उस चक्कर में बड़ा वाला राइट भागेगा। तो स्मॉलर ब्लॉक विल कम डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो बोथ द ब्लॉक्स आर कंस्ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। हाँ, पुली इज फिक्स्ड ऑन बिगर ब्लॉक, मतलब बिगर ब्लॉक जिधर जाएगा पुली भी उधर ही जाएगा, क्योंकि पुली इज क्लैम्प्ड ऑन द बिगर ब्लॉक। देखो पुली रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हम लोग ले नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है। पुली विल नॉट रोटेट, क्योंकि आइडियल पुली है, लेकिन ये पूरा चीज इधर भागेगा। देखो उसका लॉजिक क्या है, ई जब नीचे जाएगा तो ई लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? अब सोच के देखो, अगर ई लेंथ बढ़ गया तो ई लेंथ को तो घटना होगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो रस्सी का वही है। अब ई घटने का एक ही उपाय है, पुली एलॉन्ग विद बिगर ब्लॉक किधर भागे? राइट साइड, इसीलिए तो भागेगा पक्का राइट। पुली रोटेट तब करता है जब देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुली, तो सब अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है जी, देखो तो g/10। इसका एक्सेलरेशन पता करो तो कांस्टेंट रिलेशन से। अच्छा, ये तो g/10 ही आ जाएगा, कि कंस्टेंट रिलेशन देखो हम हल्का से रिवाइज करवा दे रहे हैं। कंस्टेंट रिलेशन में तुम ना सिर्फ टेंशन दिखाना, तो सोचो तो इस पे टेंशन किधर लगेगा? एक राइट साइड और एक नीचे। इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो कंस्टेंट रिलेशन में केवल टेंशन शो करो। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो टेंशन का विथ एक्सेलरेशन, तो ये और ये सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0, और ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो cos 90, तो खत्म हो गया। अब इस पे टेंशन दिखाओ, यहां कितना एंगल है, तो करो t इंटू ए इंटू cos 180, सबको जोड़ दो और लास्ट में 0 से इक्वेट कर दो। तो देखो यहां से a बराबर g/10 आ गया। तो कंस्टेंट रिलेशन में टेंशन का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विथ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक काम करो, ये तो हो गया, अब फोर्स इक्वेशन लिखने का तैयारी करो। देखना, इस पे एक नॉर्मल, फिर इधर नॉर्मल, ये नॉर्मल। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो ये राइट भागेगा नहीं, तो लेफ्ट। तो ये होगा म्यू इंटू नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, और एक वेट लगेगा। ठीक है ना? चलो इसके लिए सबसे पहले सोचो इक्वेशन क्या बनेगा। देखो एक तो गलती ये होता है, जो आदत होता है हम लोग को, नॉर्मल बराबर mg, वो नहीं होगा। अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल बराबर mg। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो एक टेंशन भी लग रहा है,
तो टेंशन नीचे, mg नीचे, विल बी बैलेंस्ड बाई n2। इक्वेशन हो जाएगा n2 इक्वल टू टेंशन प्लस 4mg। और हॉरिजॉन्टल में देख लो क्या क्या फोर्स है। तो टेंशन है, उसके उल्टा में n1, फिर फ्रिक्शन भी उल्टा में है, इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो तुम बोला कि इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड नहीं, बड़ा वाला। क्योंकि देखो, एक तो कॉमन सेंस भी बोलता है कि अगर ये राइट भागेगा तो ये भी तो राइट जाता हुआ दिखेगा। सोचो, ये सरफेस ही जब शिफ्ट होके यहाँ आ गया तो ये ब्लॉक भी तो शिफ्ट होके यहाँ भाग जाएगा। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर भी भाग रहा है विथ सेम एक्सेलरेशन एज दैट ऑफ बिगर ब्लॉक। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, तो छोटा वाला कुछ ऐसे चल रहा है, इस तरह से। मतलब इसका दो एक्सेलरेशन है छोटा वाला का, एक g/10 इधर और एक a नीचे। सोचो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेगा? ई नॉर्मल कौन सा एक्सेलरेशन देगा? ये g/10। और ग्रेविटी माइनस टेंशन, मास इनटू ए। इसके लिए लिखेंगे mg माइनस टेंशन इज m इंटू ए, और n1 इज m इंटू g/10। यही 5 गो इक्वेशन है। सबको सॉल्व कर दो, म्यू का वैल्यू आ जाएगा। कोई आंसर तक पहुंचा तो बताना। इक्वेशन में कोई डाउट? तो फिर आंसर लिख लो। 4/49 म्यू आएगा 4/49। आया? ठीक। म्यू विल बी 4 डिवाइडेड बाई 49। नेक्स्ट लिखो। ब्लॉक इज रिलीज्ड, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन, block is released from the position as shown. Find the work done by normal reaction, work done by normal reaction on the block in 2 seconds in ground frame, by normal reaction on the block in 2 seconds in ground frame.
ये दिया है। कांस्टेंट स्पीड से एक काट चल रहा है, एक ब्लॉक को रिलीज किया है फ्रॉम ए स्मूथ इंक्लाइन। कितना आया? हाँ, एक वो जीरो छूट गया बस। 960 आना चाहिए था। देखो जी कहीं छूटा है लग रहा है। आया 960। स्लाइड करेगा ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन, यस और नो? करेगा। ब्लॉक विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। वो देखो ऐसे सोच सकते हो, इसका एफबीडी बनाओ विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन। स्यूडो लगेगा इस पे? नहीं लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है काट का। अब देख लो, डाउन द इंक्लाइन देयर इज अ नेट फोर्स, 10G का कंपोनेंट, इसलिए ये डाउन द इंक्लाइन तो जाएगा। तुम ना इधर फोर्स बैलेंस करो, इधर देखो ये मूव करे या ना करे डाउन द इंक्लाइन, इधर तो फोर्स हमेशा बैलेंस होगा। तो नॉर्मल का वैल्यू निकाल लो, ये ना आएगा, कितना हो गया ये? 80। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक। अब एक चीज ध्यान देना, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, कितना होगा वो निकल जाएगा, वो इससे आ जाएगा 10G sin 37 इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमको एक बात बताओ, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में किधर होगा? ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो इसका वेलोसिटी, या बोलो ऐसे डिस्प्लेसमेंट, एक इधर तो होगा ही,
वेलोसिटी इनटू टाइम, और एक डिस्प्लेसमेंट इधर भी होगा डाउन द इंक्लाइन, ये होगा हाफ AT², जो भी हो। तो सिंस ये वाला वेज पे है तो वेज जिधर जाएगा उधर तो ही जाएगा ही, उसके अलावा इधर भी जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड इनटू टाइम लगा दिए और इधर UT प्लस हाफ AT² लगा दिए। नॉर्मल रिएक्शन देख लो इधर है, और डिस्प्लेसमेंट अगर देखेगा ना तो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने में हम नहीं जाते हैं, हम सीधे ऐसे बोलेंगे, एक बार डॉट प्रोडक्ट 10T के साथ ले लो और एक बार डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लो, क्योंकि तुमको इसका डॉट प्रोडक्ट इसके रिजल्टेंट के साथ लेना है। दैट इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग एक बार डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर दोनों को ऐड करो। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसीलिए सिर्फ हमको इससे मतलब है। तो आंसर विल बी n इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल। ये 53 है नहीं, देखो तो आंसर 960 है। टाइम को 2 सेकेंड डाल देना। नेक्स्ट लिखो। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड if force and displacement as a function of time is, ये दिया हुआ है देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है। वर्क डन का 2 फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा है, 32। एक पढ़ा है F.S और एक पढ़ा है इंटीग्रेशन F.ds। F.S कब लगता है, कांस्टेंट फोर्स, वो गलती से भी मत लगाना, नहीं तो वो एक ऑप्शन में जरूर आंसर मिलेगा कि F.S निकाल दिए और लास्ट में टाइम को डाल दिए, वो जरूर ऑप्शन में रहेगा, वो गलत तरीका है। फोर्स वेरिएबल है तो F.S इज नॉट द राइट ऑप्शन, तो हम इंटीग्रेट करेंगे।
देखो हम लोग को ना ये वाला ऑप्शन यूज करना होगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। तो एक काम करो, देखो ds लाने का एक तरीका है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो डायरेक्ट। ये होगा 40 i कैप, ही ना बचेगा। इस ds को उठा के यहां डाल दो, ठीक। फोर्स दिया हुआ है उसको पुट कर दो, देखो ये बन गया 12t²। देखना यहाँ dt छूटा हुआ है, अब टाइम को डाल दो 0 से 2, ठीक ना। ये आएगा 32। और F.S करके देखना, 32 कभी नहीं आएगा, तो कुछ और आ जाता है, और जरूर ऑप्शन में रहता है। नेक्स्ट लिखो, a block is placed on a rough hill and is slowly moved up the surface. One of the force of magnitude F, is applied on the block perpendicular to the surface, and the other is always applied parallel to the surface. Find the work done by the friction force in going from A to B, and in the round trip ABA. Take S equal to, in the round trip ABA, take S equal to length of the path AB. S equal to length of the path AB. तो ए बी का शेप कुछ भी हो सकता है, ए बी का लेंथ दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया हुआ है। तो ए से बी अगर जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ द पाथ ए बी, तो वो तुमको गिवन है। स्लोली मूव कर रहा है, नहीं, स्लोली का मतलब है एक्सेलरेशन
हर जगह 0 होगा। ब्लू कलर से ना दो फोर्स दिखा रहा है, इसमें एक का मैग्नीट्यूड दिया है, देखो तो कौन सा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये दिया नहीं है, मान लेते हैं F1, लेकिन आंसर में नहीं आना चाहिए। F1 इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस समझ रहे हो ना? यहां जब आएगा तो F1 कुछ ऐसे होगा, F कुछ ऐसे होगा। F इज नॉर्मल टू सरफेस, F1 इज पैरेलल टू सरफेस। चलो एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा कि चेंज करेगा? देखना, ये मान लेते हैं थीटा, तो नॉर्मल इधर लगेगा, mg इधर होगा। मतलब यहां पे जब टेंजेंट ड्रॉ किए तो वो थीटा एंगल बना रहा है। कितना लिखोगे नॉर्मल रिएक्शन? यहां पे एक फ्रिक्शन है तो उसको भी दिखाई दे रहे हैं, फ्रिक्शन कुछ ऐसे लग रहा होगा, ये होगा म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू दिया है कि नहीं क्वेश्चन में? म्यू लिख लो गिवन है, क्योंकि वो तो आंसर में आएगा। म्यू इज गिवन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो, क्या लिखोगे? N इक्वल टू mg cos प्लस F। अब बताओ नॉर्मल कांस्टेंट है कि चेंजिंग है? चेंजिंग। इसीलिए फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है इसका, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। मतलब जिस फोर्स का वर्क पूछा है दैट इज अ वेरिएबल फोर्स, ध्यान रखना। इसीलिए इंटीग्रेशन ही सॉल्यूशन है। मैग्नीट्यूड भी वैरी कर रहा है, डायरेक्शन भी वैरी कर रहा है। और यहां पे ऐसे लगा दो एक माइनस, और ds बोलो, यहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ds इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ। ठीक है, f का वैल्यू डालो। इन आएगा, इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लो। ठीक है, इसको तो डायरेक्ट लिख दो, लेंथ ऑफ द पाथ इंटीग्रेशन ds। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तुम ऐसा ऐसा ds ऐड करोगे ना, ये सब सोचो, ये सब ds को अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ द पाथ। हाँ, वो डॉट किए तभी cos 180 आया, ठीक ना? लेकिन एक चीज यहां ध्यान दो, cos थीटा को तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो इंटीग्रेशन की, क्योंकि थीटा हर जगह क्या है? अलग अलग। यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा देखो हम इसको बोलेंगे, यहां जाके टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो देखो थीटा हम इसको बोलेंगे। तो थीटा बेसिकली वैरी कर रहा है। तो फिर एक काम किया, ये देखो, इसको हम लोग नाम दिए हैं ds, ही ना है, और इसको हम नाम दिए हैं थीटा। ds cos थीटा देखो तो क्या है?
व्हाट इज डी एस कॉस थीटा? तो देखो ये लेंथ है डी एस कॉस थीटा और ये लेंथ कितना है? डी एस साइन थीटा। और डी एस कौन है? ई लेंथ। देख लेना तीनों अलग अलग चीज है। इस डी एस को इंटीग्रेट मारेगा तो लेंथ ऑफ पाथ होगा। अब सोचो अगर ऐसा ऐसा चीज ऐड होना शुरू हो जाए तो वो x होगा, क्योंकि देखो तुम यहां ds लेते, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आता, फिर तुम मान लो यहां ds लेते, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आता। सोचो अगर ये सब चीज ऐड होना शुरू हो जाए तो लास्ट में क्या होने वाला है? x आ जाएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन ds cos थीटा को डायरेक्ट लिखो x। अच्छा, ये सब अगर ऐड होना शुरू हो जाए तो क्या मिलेगा? हमको y मिल जाएगा, उसका जरूरत यहां नहीं है। तो देखो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आ गया? ये होगा फ्रिक्शन का वर्क डन। ठीक है ना? अब वो राउंड ट्रिप में सोचो तो, अच्छा जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? राउंड ट्रिप में फ्रिक्शन का वर्क डन नॉन जीरो, वैसे भी तुम बोल सकते थे। इसलिए क्योंकि जाते वक्त भी फ्रिक्शन निगेटिव, सॉरी वर्क डन निगेटिव, और आते वक्त भी वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। तो जीरो तो नहीं होगा। कितना होगा अब एग्जैक्ट बताओ? इसी का ट्वाइस होगा या कुछ और होगा? देखो आते वक्त बताओ तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आते वक्त जब इधर जा रहा है, देखना ये थोड़ा सा चेंज आया है। F1 अभी भी इधर है, यही मान के हम बना रहे हैं। F1 अभी भी इधर ही है, और देखो mg का कंपोनेंट इधर आया। तो फ्रिक्शन अब बेसिकली क्या होगा? इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना। अगर F1 को अप द इंक्लाइन ही मानो, जो डायग्राम में दिया है उस हिसाब से मान के चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन विल बी mg साइन थीटा माइनस F1, ही ना होगा। अब यहां वर्क डन क्या लिखते? माइनस एफ डी एस, ही ना होता। ये लास्ट में देखो क्या बनता? माइनस एम जी साइन थीटा डी एस माइनस F1 डी एस। ठीक है, इसको लिखते हैं माइनस एम जी इंटू एक्स प्लस F1 इंटू एस डी एस साइन थीटा एम जी कॉस एम जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये साइन ठीक है ना? तो फिर यहां कॉस कैसे आया? ओ हो, ठीक है ठीक है, चलो समझ गया। ये तो साइन है, इसको वाई कर दो, हम दूसरा चक्कर में थे। खैर ये भी एक आंसर है, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन देखो यहाँ F1 आ गया, यहाँ F आ गया। F1 को हमको आने नहीं देना है आंसर में, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड आंसर, नो डाउट। यहाँ साइन थीटा होगा, ये वाई होगा, लेकिन आंसर में F1 नहीं लाने देना है। तो फिर दूसरा तरीका लगाओ। नॉर्मल क्या बोलोगे? एम जी कॉस थीटा प्लस एफ। इस प्रोसेस से अगर जाओगे ये आएगा। मतलब इस केस में जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है
ऊपर जाते वक्त, और नीचे आते वक्त जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है, दोनों में कोई अंतर, इसीलिए एक आंसर इसका डबल भी सही है, ठीक है। और F1 के टर्म्स में दोगे तो ये, लेकिन F1 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए इसको हटा दो, क्योंकि डाउन द इंक्लाइन आएगा तब भी तो हम यही ना लिखेंगे, तब भी फ्रिक्शन यही लिखेंगे, बस अंतर यही है, फ्रिक्शन ऊपर और ds नीचे। लेकिन 180 तो अभी भी है, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा ही बदला, तो कुछ नहीं बदला, तो इसका डबल सही है, या इतना प्लस इतना। तो ये भी देखो एक तरीका है F1 निकालने का। अगर F1 पूछ देता तो हम क्या करते, सोच के देखो, इक्वेट मारते हैं, तो एक इसका डबल कर देते, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और एक दोनों को ऐड करते, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप, उससे हम लोग F1 निकाल सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मतलब ई वाला इधर भी पॉसिबल है, ई वाला उधर भी पॉसिबल है, क्योंकि जब इसका डबल इज इक्वल टू ये प्लस ये, तो इसका मतलब यही हुआ कि ई वाला इज इक्वल टू दैट वाला, नहीं